नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर शुरू हैं अभी 3 अगस्त 2026 से। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने मेहनत करी है तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, और मेहनत नहीं करी है तो बहुत खराब जाए। ठीक है, सीधी सी बात है मेरे भाई कि जो मेहनत करेगा वो पाएगा, बाकी मुंह फुकाएगा बालक। ठीक है बच्चों, रेलवे ग्रुप डी में केवल भीड़ ही भीड़ है, पढ़ने वाले बालक बड़े थोड़े से हैं, है ना बच्चों। बच्चों को आज भी ये भ्रम है कि इसका फॉर्म भर दो, क्या पता तुक्के में नौकरी लग ही जाए। वो जमाने बीत गए, आज नहीं कई वर्षों पहले। ठीक है बच्चों, इसमें गणित, रीजनिंग और साइंस तीनों ही बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। ये मान के चलिए कि अभी जो पिछले साल ग्रुप डी 2024 का पेपर हुआ था, तो जो ग्रुप डी की नौकरी है, जिसकी उतनी सैलरी है, जो वर्क प्रोफाइल है, उस लेवल के हिसाब से ऊपर लेवल का पेपर ग्रुप डी का आया था। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि रेलवे पेपर का लेवल तो गिराएंगे नहीं मेरे भाई। तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसे दो पोर्शन है जिसमें आपको फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और साइंस में भी गजब का स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है। तो गणित के जो है 25 सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यहां पर ग्रुप डी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो करवाने वाला हूं। तीसरा एग्जाम पेपर, अगर आप हमारे इसी चैनल पे जाओगे तो 2 एग्जाम पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इनको जाके जरूर देख लीजिएगा। एक्चुअली रेलवे में ये बात बताऊं कि कोई भी नया सवाल नहीं बनाएगा, सभी पुराने सवाल रेलवे के पास जो बने लिखे उनका डेटा बदल के जो है आपको दे देगा। तो यहां पे एक प्लेलिस्ट है मेरे भाई, रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। पूरे यूट्यूब पर रेलवे एग्जाम्स की इससे बढ़िया प्लेलिस्ट, इससे काम की प्लेलिस्ट दूसरी नहीं है प्यारे दोस्तों। एक तो पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके मैंने गणित के 360 बेस्ट क्वेश्चन, हर टाइप का एक सवाल सॉल्व करा रखा। ये देख के जाओ, मैक्सिमम पेपर इसी में से फंसने वाला है ना। जो रिसेंट रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर हुआ, इसके टॉप 300 सवाल, ग्रेजुएट लेवल के टॉप 300 सवाल, ये जितने भी पेपर हुए हैं मैंने हर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन करा। तो बेस्ट क्वेश्चन मतलब हर टाइप का एक सवाल, क्योंकि रेलवे में रिपीटेशन बहुत है। जो सवाल बना दिया एक, उसे कई सारी शिफ्ट में डालता है ना बच्चों। तो ये सब निचोड़ मैंने करा रखा, ये देख के जाओ, इसी में से ही पूरा पेपर आना, कुछ भी नया नहीं आना। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पेपर मिक्स्ड आना है। बच्चे अभी भी चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, क्या आप करोगे चैप्टर वाइज पढ़ के? पेपर चैप्टर वाइज आना है क्या? मिक्स्ड कब पढ़ोगे? पेपर देने के बाद, बुढ़ापे में कि परलोक में, नरक में है? तो मिक्स्ड क्वेश्चंस करना जरूरी है, उसी से सिलेक्शन होता है मेरे भाई। तो हम वही करेंगे प्यारे बच्चों, रियल एग्जाम पेपर तीसरा वाला सॉल्व। आइए, ठीक है, सब बच्चे सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लो। देखिए आप ना प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट तो लगाओगे, यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आपको मॉक टेस्ट को कि पेपर ऑनलाइन होना है, एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री डले हुए हैं। ये 2025 के भाई ये सारी शिफ्ट फ्री डाल तो दी, लगाओ ना इनको, किसने रोका है? ठीक है बच्चे, चलिए आइए, पहला सवाल आपके सामने। एक वॉशिंग मशीन कीमत टीवी से 10% कम है। तो ये है वॉशिंग मशीन और ये है टीवी। तो सवाल में कह रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन लो 1/10। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से कम है, यानी कि टीवी की कीमत अगर 10 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 1 कम यानी कि 9 है। तो ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो आ गया 9:10। सही है। सवाल में आ गया यदि वॉशिंग मशीन कीमत 55% बढ़ जाती है, वॉशिंग मशीन कीमत 55% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 71% कम हो जाती है, कम हो रहा है इसलिए माइनस, टीवी की कीमत 71% कम हो जाती है। तो पूछा है 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 6 टीवी और 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने परसेंट का चेंज होगा। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो है 9:10। पूछा क्या है? 6 वॉशिंग मशीन, 6 वॉशिंग मशीन की कीमत क्या आएगी? 6 से गुणा, और 3 टीवी की कीमत क्या आएगी? 3 से गुणा। ये आ गया, ये 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कीमत का रेशियो है प्यारे बच्चों। तो 6 से आपका ये 10×30 चला जाएगा 5 बार, यानी कि 9:5। आगे तो कटेगा नहीं, 9:5। तो मैंने पता लगा लिया कि 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कीमत का रेशियो 9:5 है। अब इनके प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आएगा, कुल कितने परसेंट का चेंज आएगा, क्या लगेगा? डेविएशन है बच्चों। वॉशिंग मशीन कीमत कितना बढ़ गई? 9 का 55%।
9 का 55% कितना आ गया? 495। अच्छा, टीवी की कीमत कितना कम हो गई? 5 का 71%। 5 का 71% कितना आ गया? 355। तो 495 माइनस 355 कितना आ गया? 140%। 140% कीमत बढ़ गई है, पॉजिटिव आया ना। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना? 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14 बटे 14, तो 140 बटे 14 क्या आ गया? 10%। एक स्टेप में सवाल खत्म। तो 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कीमत इंक्रीज हो जाएगी 10%। पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव आएगा फाइनल आंसर तो डिक्रीज होगा, बढ़ जाएगी। आइए, चतुर्भुज PQRS में एंगल R और S के समद्विभाजक T, पॉइंट T चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं। एंगल STR 31.5 डिग्री है। एंगल P और Q का रेशियो 4:5 है। तो Q और P के माप में क्या अंतर है? देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, सुन लेना आप मेरी बात, कि भाई कोई भी आप चतुर्भुज बनाइए, है ना, मैंने आपके सामने इस तरीके से चतुर्भुज बनाया PQRS। अब सवाल में बोला है R और S के समद्विभाजक, ये R और S दो लगातार एंगल है ना चतुर्भुज के, इनके समद्विभाजक, ये एंगल R का बाइसेक्टर है, S का बाइसेक्टर, कहां मिलते हैं? पॉइंट T पर मिलते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल STR, चतुर्भुज में दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे, ये जो एंगल बनेगा STR, इसकी वैल्यू जो होगी, बाकी दो कौन कौन से बचे? P और Q। एंगल P और एंगल Q का एवरेज होगी, एवरेज जोड़ के आधा कर दीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहां पे एंगल STR क्या है? 31.5 डिग्री। एंगल STR 31.5 डिग्री है, ये कितना है? 31.5 डिग्री। तो एंगल P और Q का योग क्या आएगा? 31.5 का दुगुना यानी कि 63। 31.5 का दुगुना 63 डिग्री क्या आ गया? एंगल P प्लस एंगल Q। ये एंगल P और Q का रेशियो कितना है? 4:5, यानी कि एंगल P और एंगल Q का सम क्या है? 4 और 5 9 यूनिट, है ना। तो 9 की वैल्यू 63 डिग्री, कितने गुना हो गया प्यारे बच्चों? 7 गुना। पूछा Q और P का डिफरेंस, तो Q और P का डिफरेंस क्या है? 5 और 4 का डिफरेंस 1 यूनिट अंतर, 1 यूनिट की वैल्यू 7 गुना यानी कि 60 डिग्री आंसर। कौन सा ऑप्शन है? समझे ना, एक कॉन्सेप्ट सीख गए आप। हाँ जी, 16,000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। समझे ना मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल है 16,000 गुणा रेट परसेंट, रेट है 8.25%। 8.25 मतलब 0.25 होता है 1/4, है ना। तो 8 प्लस 1/4 आ गया, 8 चौक 32 और 1 33/4% इंटू टाइम। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम ना डेट्स में दिया है। तो 33 में 11 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 से कट रहा है ये भी और ये भी, 3 ऑप्शन में फंस गए, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अच्छा समय क्या है? 7 फरवरी 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक। 2022 कोई लीप ईयर नहीं है, तो कितना साल में कितने दिन होंगे? 365 दिन। जब मैं आपसे कहता हूं 7 फरवरी 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 7 फरवरी की सुबह को पैसा जमा करा और 21 अप्रैल की सुबह को निकाल लिया। समझे ना प्यारे बच्चों। तो फरवरी कितने दिन की होगी 2022 में? 28 दिन की। तो शुरू के 6 दिन नहीं लेने, 1 से 6 फरवरी तक, यानी कि हम कितने दिन लेंगे? 22 दिन फरवरी के, फिर मार्च में 31 दिन, अप्रैल के 21 अप्रैल की सुबह को निकाल लेंगे, तो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, यानी कि 20 दिन। तो ये टोटल कितने दिन हो गए? 73, 2 3 5 2 7, 73 डेज। और 73 डेज क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/5 साल। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 को 5 से भाग करने पर आता है 73, यानी कि 73 डेज का मतलब है 1/5 ईयर। समझे ना प्यारे बच्चों। तो 1/5 साल आपका क्या आ जाएगा? टाइम। परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 4 पंजे 20 से 160, 8 बार 33 अट्ठे आ गए, 240 और 24 264 रुपए, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट है 264, ऑप्शन नंबर बी। आइए, 18 प्लस 10√7 और 18 माइनस 7√7 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दो संख्या अगर ए और बी दी है तो उनका माध्यानुपाती होता है √a/b, है ना। दोनों संख्याओं की आप गुणा करो और गुणा करके चढ़ा दीजिए उसके ऊपर अंडर रूट, ये आ गया माध्यानुपाती।
अब ये ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर वाला पोर्शन क्या आएगा। 18 के 18 में गुणा करूंगा 324, फिर रूट की रूट में गुणा करूंगा तो रूट हट जाएगा, 10 रूट 7 की माने 7 रूट 7 में गुणा करेंगे, 10 सत्ते 70 है भाई, 324 और 70 और रूट 7 गुणा रूट 7 कितना आ जाएगा है 490। तो 324 माइनस 490 गड़बड़ है टाइपिंग में। 18 गुणा 18 324, 10 रूट 7 की माने 7 रूट 7 में गुणा करूंगा, 10 सत्ते 70 और रूट 7 गुणा तो नेगेटिव आ गया ना, 324 280 बनना चाहिए, 40 4 रूट 7 होगा यहां पे कहीं ना, 4 रूट 7 कर लो भाई, क्या कर लीजिए ये तब बन पाएगा शायद। ठीक है जी, 18 18 में 324, 10 रूट 7 की माना 4 रूट 7 में गुणा करेंगे, 10 चौक 40 रूट 7 गुणा रूट 7 7 यानी कि 280, 324 माना 280 अब बन पा रहा है 44, 44 देखा मैंने ऑप्शन में है ना बच्चों, तो यानी कि दो ऑप्शन हट जाने चाहिए। ठीक है, अब 108 रूट 7 56 रूट 7 दो ऑप्शन में तो अभी भी फंस रहे हैं। अब क्या देखेंगे, रूट वाला गुणा करेंगे तो 18 की माइनस 4 रूट 7 में गुणा करेंगे, 18 चौक 72 माइनस का 72 रूट 7 और 10 रूट 7 के 18 रूट 7 में गुणा करेंगे तो 180 रूट 7, तो 180 में से 72 घटाऊंगा तो क्या आएगा 108, 108 रूट 7 बिल्कुल ठीक है, सही कर दिया था मैंने, ए ऑप्शन है ना, कोई तकलीफ। 44 प्लस 108 रूट 7 ऐसे ही करना है आपको, अलग से नहीं लिखना, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही गुणा कर लेनी है। ठीक है बच्चे, आइए ये बताओ, ए और बी एक काम को 12 और 30 दिन में पूरा कर सकते, ए 12 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ के चला जाता है, बचे काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लेंगे। ए और बी दोनों साथ में 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन बाद ए चला गया, बचे काम को अकेला बी करेगा मेरे भाई, तो ये बचा काम मतलब 4 दिन के बाद का, समझे ना मेरे भाई। सुनो, ए केवल 4 दिन काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, ए पूरा काम करता है 12 दिन में, एक दिन में करेगा 1/12, तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा 4/12 यानी कि 1/3, ए ने 1/3 काम किया है, तो टोटल काम तो कंप्लीट कर दिया है ना, बी ने कितना काम किया होगा 1/3 काम ए ने किया, तो बचा 2/3 है ना, 1 में से 1/3 कर घटाइए, 2/3 काम बी ने किया होगा। बी पूरा काम 30 दिन में करता है, बी ने काम का 2/3 हिस्सा किया, यानी कि बी ने कितने दिन काम किया होगा 20 दिन, बी ने टोटल 20 दिन काम किया, और बी ने काम शुरू होने से काम एंड होने तक काम किया, यानी कि पूरा काम भी 20 दिन में हुआ होगा, लेकिन 20 दिन आंसर नहीं है, एक्चुअली 20 दिन में से 4 दिन तो बी पहली काम कर चुका है ना ए के साथ, तो बचा काम बी ने किया केवल 16 दिन में, है ना। एक ट्रायंगल की साइड 34, 88 और 78 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा की संगत, इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, इसकी एल्टीट्यूड क्या है। यह बहुत वायरल सवाल रहा है रेलवे ग्रुप डी के पेपर में, वायरल है ना बच्चे। आपने देखा होगा कि एक ट्रायंगल है, 88 सेंटीमीटर पर डालना है ना, ये देखिए, चलिए एक ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको दे रखी है 34, 78 और 88 सेंटीमीटर। अब इस 88 सेंटीमीटर वाली साइड पर सामने से परपेंडिकुलर डाला गया, ये है ना, 88 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई, तो 88 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर ये शीर्ष लंब है ना, ये आपको बताना है कितना होगा। समझे प्यारे बच्चों, एक्चुअली इस सवाल का बेसिक तरीका क्या है, अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं तो ह्यूरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हो, एरिया आ जाएगा, और एरिया बराबर क्या होता है, एरिया निकालने का दूसरा तरीका 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस 88 है, बेस 88 के ऊपर ये हाइट आपको निकालनी है h, इक्वल कर देंगे एरिया, एरिया इक्वल करके आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन वो नहीं करना, ऐसे सवाल जितने भी रेलवे ग्रुप डी ने बनाए, 1 2 नहीं 20 सवाल बनाए, सब कैसे हो जाएंगे ऑप्शन से, है सचिन।
जब ये हाइट डालोगे तो 90 के सामने 34 है, यहां 90 के सामने 70, तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। अगर 90 के सामने 34 है तो ये जो हाइट है 34 से क्या होगी, कम, 34 से कम होगी, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। और देखो कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट होना चाहिए। हाइट इतनी बढ़िया है, इंटीजर में दशमलव वगैरह में तो नहीं है, तो क्या बन रहा होगा, कोई ना कोई ट्रिपलेट। अब देखो 19 सेंटीमीटर, 90 के सामने 34 और 19 का कोई ट्रिपलेट बनता है नहीं, 34 और 9 का बनता है, कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, 30 के साथ बनता है। अगर हाइट 30 मानोगे, 34 यानी कि 17 का दुगुना, 8 15 17 ट्रिपलेट देखा, 8 15 दुगुना है 8 का, ये देखो 8 का दुगुना 16, 15 का दुगुना 30 और 17 का दुगुना 16 आ गया। अगर ये 16 आ गया तो यहां से यहां तक की साइड कितनी आएगी, 88 माइनस 16 72। तो क्या ये 78 बनना है, 30 और 72 कट रहा किससे, 6 से, बहुत बढ़िया। 5 12 13 का ट्रिपलेट है, 5 12 13 का ट्रिपलेट है, 6 गुना कर रखा है, देखो 6 पंजे 30, 12 चिंग 72 और 13 चिंग 78, सेट है बिल्कुल। यानी कि हाइट कितनी है, 30। हमेशा कैसे करना है सवाल, ऑप्शन से, है ना, ट्रिपलेट बनना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 7 करें। 2 पुरुष 8 महिला मिलकर एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष 9 19 महिला मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते। कितनी महिलाओं द्वारा किया गया काम एक पुरुष के काम के बराबर है। मान लो एक पुरुष की एफिशिएंसी m है और एक महिला की एफिशिएंसी w है। तो सवाल में बोला गया कि 2 मैन और 8 वुमेन एक काम को 13 दिन में कर सकते। 13 दिन में कितना काम करेंगे, गुणा 13, ये टोटल वर्क आ गया। दूसरी लाइन में बोला गया कि 3 पुरुष 3 मैन और 19 वुमेन, 3 पुरुष और 19 महिला मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 से गुणा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क। क्या क्या होना चाहिए, बराबर, है ना। यहां से निकाल सकते प्यारे बच्चों, बताओ 13 दूनी 26 m और 8 तिया 24, तो 26 माइनस 24 2 m हो गया, बराबर। राइट साइड में क्या आएगा, 19 अट्ठे 152 w और 13 अट्ठे 104, 152 में से 104 घटा लेंगे ना, उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 48। तो यानी कि एक मैन की एफिशिएंसी आ गई 24 औरतों के बराबर। तो सवाल में ये तो पूछा है कितनी औरतों का काम, कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के बराबर है, 24 महिलाओं का काम एक पुरुष के बराबर है ना, 24 वुमेन का काम एक मैन के बराबर है, खत्म सवाल। आइए सवाल नंबर 8, ये बहुत बढ़िया सवाल है रेस का, है ना बच्चों, जो CBT 2 में आया है। 750 मीटर की एक रेस में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है, 444 मीटर की रेस में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है। 150 मीटर की रेस में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा। बहुत बढ़िया, देखो ऐसे सवालों को करने का एक स्पेशल तरीका है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 750 मीटर की रेस में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है, यानी कि अगर एक्स 750 मीटर दौड़ेगा तो वाई 10 मीटर से हार जाएगा। वाई 750 से 10 कम 740 मीटर दौड़ेगा। जितने टाइम में एक्स 750 दौड़ेगा उतने टाइम में वाई 740 मीटर ही दौड़ेगा, 10 मीटर पीछे रह जाएगा। अगली लाइन 444 मीटर की रेस में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है, यानी कि अगर वाई और जेड दौड़ते हैं तो वाई 444 मीटर की रेस पूरी दौड़ेगा, जेड 6 मीटर से हार जाएगा, यानी कि जेड कितना दौड़ेगा, 444 से 6 कम 438 मीटर, है कि नहीं प्यारे बच्चों, 438। एक्स जेड को कितने मीटर से हरा सकता है, यानी कि मुझे एक्स और जेड का रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे, गुणा वाई कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, एक्स और जेड का रेशियो। बताओ ये रेशियो कितना आएगा, 0 0, 74 छिक्का, बहुत बढ़िया, 74 छिक्का 444, 70 छिक्का 400 भी, 4 छिक 24, है ना, और 6 से 6 सत्ते 42 और 6 तिया, यानी कि आ गया 75 रेशियो 73। ये वाई और जेड की स्पीड का रेशियो आ गया, है ना। तो एक्स और जेड की, अगर एक्स 75 दौड़ेगा तो जेड 73 दौड़ेगा। 150 मीटर की रेस में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा, एक्स जीतेगा ना, 150 मीटर की रेस होगी तो एक्स जीत जाएगा, 75 यूनिट की वैल्यू 150 मीटर, यानी कि 2 गुना ना,
भाई एक्स 75 यूनिट दौड़ेगा, जेड 73 2 यूनिट से हार जाएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 2 गुना आ जाएगी, यानी कि 4 मीटर। 4 मीटर आंसर तो है ना। बढ़िया सवाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 9। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 9 गुना, शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 42 है, तो भाज्य कितना है? ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे के लिए। अभी बीच में आना बंद हो गया था, फिर से आ रहा है। भाग के एक सवाल में भाजक जो है, डिवीजर जो है, क्वोशिएंट का 9 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो क्या है? 42। शेषफल है 42, समझे मेरे भाई? अच्छा, सवाल में क्या बोला है? सवाल दोनों बातें भाजक के बारे में बोलेगी कि भाजक भागफल का तो 9 गुना है और भाजक शेषफल का 3 गुना है। भाजक शेषफल का 3 गुना है। अगर शेषफल 42 है तो 42 का 3 गुना यानी कि ये कितना भाजक? 126 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? भागफल। ये जो भाजक आया है 126, ये कोशेंट, कोशेंट यानी कि भागफल का 9 गुना है, तो कोशेंट कितना आएगा? 126/9, 14 आएगा। आ गया ना सब कुछ। और आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों? यहां पर भाज्य पूछा है ये, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस से, है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 126 गुणा 14 प्लस 42 ये आएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 7 का मल्टीपल आएगा आंसर, 3 का मल्टीपल आएगा और यूनिट से भी हो जाएगा। क्या आएगा यूनिट? 6, है ना? 6 चौक 24, 4 और 4 + 2 6। अदरवाइज ये 42 है, इनको गुना ही करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो 42 में 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल तो होगा ही, चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर, इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। परिमाप 100, 25, 7, 24, 48, है ना? इतना ही सोचना चाहिए प्यारे बच्चों। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता समचतुर्भुज का, है ना? समचतुर्भुज यानी कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर। ये समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर, दोनों डायगोनल अलग अलग होंगे और 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे। अब इसका परिमाप 100 मीटर है। परिमाप 100 मीटर है तो प्रत्येक भुजा क्या होगी? 25, 100/4, 25, 25, 25, 25। एक विकर्ण की लंबाई 14, एक विकर्ण की लंबाई 14 है, तो विकर्ण बाइसेक्ट भी तो करते हैं आधा आधा, 7 7, है ना? तो 90 के सामने 25 से 7 तो क्या बचेगा? 24। ये भी क्या आ जाएगा? तो 24 24 48, है ना बच्चों? दूसरा विकर्ण क्या आएगा? 24 + 24 48। एरिया पूछता तो एरिया भी निकाल सकते, 1/2 डायगोनल की गुणा। एक डायगोनल 14 है, दूसरा डायगोनल है 48। ये क्या आ जाएगा? रोम्बस का या समचतुर्भुज का एरिया, है ना बच्चे? लेकिन ये दिमाग में करना था। चलो बताओ, संख्याएं 5, 3.2 और 0.03 का एलसीएम क्या है? देखिए, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि वो संख्या एलसीएम होगी जो इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो। दूसरा कि आप इनको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, 5 और ये 3.2। 3.2 का मतलब 32/10 यानी कि 16/5, है कि नहीं? और 0.03 का मतलब हो गया 3/100। हमें इनका एलसीएम निकालना है। 5 का मतलब 5/1। हमें क्या निकालना है? इनका। और आपको क्या फ्रैक्शंस भिन्न का एलसीएम लेना नहीं आता? भिन्न का एलसीएम लेना है तो जो उनके अंश है, अंश का एलसीएम ले लो, और हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का 15, 15 × 16 240, और नीचे हर का एचसीएफ। 1 1 5 100 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 यानी कि 240 आंसर आ गया, है कि नहीं? ये भी तरीका है। 12 पारियों में एक क्रिकेटर का एवरेज 52 रन है। 13वीं पारी में वह 183 रन बनाता है, उसके औसत स्कोर में कितनी वृद्धि हुई है? आंसर निकटतम पूर्णांक तक बताइए। ग्रुप डी में काफी सवाल आए थे इस बार इस तरह के। 12 पारियों में क्रिकेटर का एवरेज 52 रन है। अब वो अपनी अगली पारी खेलता है 13वीं पारी में 52 रन से एवरेज से 183 रन बनाता है। कितने रन ज्यादा बनाता है? 12 पारियों का एवरेज 52 है, अगली पारी में 183 रन बनाए, एवरेज से कितने ज्यादा बनाए? 52 से 183 यानी कि 131 रन ज्यादा बना दिए। तो ये जो ज्यादा है उसने स्कोर करा एवरेज से,
इस सभी पारियों में डिवाइड हो जाएगा। कितनी पारी खेल चुका है? 13। तो 13 पारियों में 131 को डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज यानी कि लगभग कितना बढ़ जाएगा? 10। अप्रोक्स 10 आपका एवरेज बढ़ जाएगा। निकटतम पूर्णांक तक पूछा था ना, खत्म सवाल। दो संख्याओं का HCF और एलसीएम 18 और 1296। एक संख्या 162 है, दूसरी संख्या बताएं। दो संख्याओं का HCF 18 है तो संख्या 18 का मल्टीपल होगी, सारे ऑप्शन है। अगर संख्याओं का एलसीएम 1296 तो संख्या 1296 का एक फैक्टर होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड, दो संख्याओं की गुणा बराबर उनका HCF गुणा एलसीएम। दो संख्याओं में से एक संख्या 162 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता, बराबर संख्याओं का HCF 18 गुणा एलसीएम है 1296। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं। 18 निम्मा 162 है ना बच्चों, और 9 से 9 एकम 9 3 9 चौक 36, 9 चौक 36, 144। एक त्रिभुज की भुजाएं 120, 174, 126 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या है? समझे प्यारे भाइयों? बताओ। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जितने भी सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं सब स्पेशल हैं। ये आप चेक कर लो कोई कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। 120, 174, 126 किससे कट रहा है? 6 से। 6 से 120 20 बार, 174 29 बार, 29 6 का 174 होता है, और 126 21 बार। ये 20 29 21 है। 20 21 29 क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। इसमें 174 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेन्यूस। ये दोनों 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं है ना, आधार और लंब है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, आधार लंब की गुणा 1/2 120 गुणा 126। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी। तो 0 के बाद 6, 7560। ठीक है। देखिए, केवल फार्म भर देने से आप रेलवे को यह अमीर बनाओगे, 500-500 रुपए देके नौकरी नहीं ले पाओगे। अगर आपको सही से एक बार तैयारी करनी है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, एएलपी, टेक्नीशियन, ऑलमोस्ट सभी का जो सिलेबस है वो सेम है, लेवल भी सेम है। एक बार अगर आप तैयारी कर लो तो आपको मौका मिलता है 7-8 एग्जाम में अपनी किस्मत आजमाने का। ठीक है ना मेरे भाई? तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हम पढ़ाते हैं, जिसमें बेस्ट टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और मजबूती से अपनी जो है पढ़ाई कर सकते हो रेलवे की। ये स्पेशली डेडिकेटेड रेलवे के लिए बैच, इसमें एसएससी, स्टेट पुलिस कांस्टेबल नहीं, केवल रेलवे के लिए। टीसीएस जो पेपर कराती है वही सेट करते हैं टीसीएस ही, उसी के सवाल आपको कराए जाते हैं, है ना? तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहते हो। आओ, एक ट्रेन 5 और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रहे दो धावकों को 18 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है? समझे ना? एक ट्रेन दो धावकों को, दो रेसर्स को पार कर रही है, एक रनर को, जो ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं। अच्छा सुनना मेरे भाई, मान लीजिए जैसे ट्रेन है, हमें ना तो इस ट्रेन की लंबाई पता है ना ही इस ट्रेन की स्पीड पता है। तो हमने मान लिया कि माइनस ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब ये ट्रेन दो धावकों को पार कर रही है। पहला दौड़ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा दौड़ रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और सुनना, बोला गया साफ साफ कि चाल से एक ही दिशा में दौड़ रहे मेरे भाई, ये ट्रेन की ही दिशा में दौड़ रहे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? सेम डायरेक्शन, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोनों धावक। पहले को इसको पार करते 18 सेकंड में और इसको 20 सेकंड में। जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी मूविंग पर्सन को पार करते तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर, है कि नहीं? ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी। और डिस्टेंस क्या होता है? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। जब ट्रेन इस पहले रेसर को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s माइनस 5 इंटू टाइम, टाइम लगा 18 सेकंड। जब दूसरे को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड आएगी s-7,
और टाइम लगा 20 सेकंड। रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, ये मैंने क्या कर दिया बराबर स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकंड में, दोनों तरफ से यूनिट कट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है बच्चों। इक्वल कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहां से 9 और 10, तो 10s और 9s का डिफरेंस s क्या आएगा 10 से 70, 9 पंजे 45, 70 और 45 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 25। तो s की वैल्यू आ गई 25 यानी कि किलोमीटर पर। तो अगर आपसे केवल इस सवाल में ट्रेन की स्पीड पूछी जाती तो आंसर क्या आ जाता है, s की वैल्यू आगे ना, यहां रखेंगे 25 किलोमीटर पर आवर आ गया है ना। लेकिन आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो कहीं से भी कर लो। अब ट्रेन की लंबाई निकालनी है, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पहला आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड आएगी 25 माइनस 5 20 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल लिया। पहले आदमी को ट्रेन पार करती है 18 सेकंड में, गुणा 18, तो ट्रेन की लंबाई आ गई कितनी, फर्स्ट केस से मैंने सॉल्व कर लिया इस पहले आदमी से, है कि नहीं प्यारे बच्चों। आइए आगे चलते हैं, बनाओ। यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/2√2, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a का मान ज्ञात कीजिए। समझे मेरे भाई, बताओ। सीजल का सवाल है, इसके हल्के वर्जन बहुत आ रखे हैं रेलवे में, है ना बच्चे। बनाओ कैसे करेंगे, देखो। साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a अपने आप में फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए। शॉर्ट में लिखा करो, साइन को s और कॉस को बड़ा सी, पूरा मत लिखा करो, है ना। ये साइन लिखा है मैंने s और ये कॉस को लिखा है c, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरा मकसद जो वो साइन इंटू कॉस निकालना है। क्या निकालना है, साइन इंटू कॉस। और मैं यही सिखाना चाहता हूं कि आप साइन इंटू कॉस निकालोगे कैसे, लेकिन सवाल में दिया क्या है, साइन प्लस कॉस। तो साइन प्लस कॉस दिया है, साइन इंटू कॉस निकालना है। कैसे आएगा, आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो आप बताओ साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और यहां 1/2√2 का स्क्वायर आएगा 1/4 दूनी 8, तो 2 साइन ए कॉस ए कितना आ जाएगा, 1 उधर जाएगा, 1/8 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 7/8, 2 नीचे आएगा, तो साइन इंटू कॉस बराबर आएगा -7/2, नीचे 2 अट्ठे -7/16, साइन इंटू कॉस आ गया। ये वैल्यू आप यहां रख सकते हो, तो 1 माइनस 2 साइन इंटू कॉस की वैल्यू है माइनस का 7/16, -7/16 का स्क्वायर करेंगे तो 49/200। अब 2 से आपका 256 तो कट गया ना 128 बार, तो 1 माइनस 49/128, 128 आएगा बेटा। नीचे एक ही ऑप्शन है, कौन सा, पहला भाई, नीचे 128 आएगा, ऊपर क्या आएगा 128 माइनस 49, 128 में से 49 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 79, ठीक है जी। चलिए, ट्रायंगल पीएमएन में एंगल पी 76 डिग्री है। एम और एन पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल एमओएन का आएगा 90 माइनस 38 52 डिग्री, है बच्चों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इतनी देर में हो जाएगा, नहीं जानते होंगे कंसेप्ट। मैं देखो इतना लिखना नहीं है पेपर में, आपको समझाने के लिए मुझे चित्र भी बनाना है, फॉर्मूला भी लिखना है ना, हर चीज दर्शानी है, और नहीं तो पेपर तो कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल पीएमएन है एक, जिसमें एंगल पी आपको दिया है ना, ये वाला एंगल पी आपको दिया है कितना 76 डिग्री। बोला है एम और एन पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पर मिलते, ये एम है, इसको बाह्य कोण बनेगा, आप इसको आगे बढ़ाओ, है ना। एन पे बाह्य कोण बनेगा, इसको आगे बढ़ाओ, ये एम पर बाह्य कोण है और ये वर्टेक्स एन पर बाह्य कोण है ना, इनके समद्विभाजक है ना, वर्टेक्स एम और एन पर बाह्य कोण के समद्विभाजक, ये मिलते एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये पूछा है ना, एंगल एम और एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री माइनस एम और एन के समद्विभाजक कीजिए 90 डिग्री माइनस तीसरे एंगल 76 का आधा,
तो 90 माइनस 38 क्या आ जाएगा? 52 डिग्री। समझे ना बच्चे? कोई तकलीफ? यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 47 है तो x प्लस 1/x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। समझे? बताओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 47, आपको पावर 2 से पावर 1 में आना है ना, प्लस से प्लस में, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। 47 प्लस 2 49 का अंडर रूट 7 जी। एक कक्षा की परीक्षा में 35 विद्यार्थियों के औसत अंक 44 थे। बाद में यह पाया गया कि 2 बार 25 को गलती से 33 दर्ज किया गया था। हमने 2 जगह गलती को 25-25 नंबर लिखने थे, रजिस्टर में कितने चढ़ा दिए? 33-33। एक बार 36 को गलती से 34 दर्ज किया गया। कक्षा का वास्तविक औसत अंक कितना है ना बच्चों? सही एवरेज क्या है? एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट का एवरेज है 44 मार्क्स, लेकिन यह एवरेज सही नहीं है क्योंकि हमने गलती कर दी। 2 बालक के नंबर 25 की बजाय गलती से 33 दर्ज हो गए, है ना? कितने दर्ज हो गए सचिन? 33 गलती से दर्ज हो गए, लेकिन एक्चुअल हैं कितने? 25। तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। हमें अपनी गलती 33 को वापस क्या करना पड़ेगा? 25, यानी कि 8 कम करना पड़ेगा। लेकिन 2 बच्चों के मार्क्स में गड़बड़ हुई है ना, 2 बार कम करना पड़ेगा ना, 2 बार लिखा हुआ है, ये यहां पे बच्चा ध्यान नहीं देगा, है ना? तो 33 को 25 करना होगा, गलती सुधारने के लिए 8 कम करना होगा। एक बार 36 को गलती से 34 दर्ज कर लिया गया, एक्चुअल मार्क्स थे 36, हमने क्या चढ़ा दिए? तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, 34 को वापस करना पड़ेगा, तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको माइनस का 16 और प्लस का 2, यानी कि -14 क्या हो जाएंगे मार्क्स कम। कितने बच्चों के? 35 बच्चों के मार्क्स 14 कम हो जाएंगे, तो एवरेज कितना कम हो जाना चाहिए? 2/5 यानी कि 0.4, है ना? तो एवरेज 44 से 0.4 कम हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा 43.6। सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 20। माइक, कॉर्नर और फ्लाइड, ये एक्चुअल सवाल आया रेलवे ग्रुप डी 2024 में, और ऐसे ही उल्टे सीधे नाम दे रहा अंग्रेजों के और इसी तरह का डेटा दे रहा है सचिन। देखना, माइक, कॉर्नर और फ्लाइड, ये 3 लोग हैं। एक काम को 8, 22, 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। तीनों ने, माइक ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, कॉर्नर ने काम पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कॉर्नर भाई साहब ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? काम पूरा होने से 2 दिन पहले कॉर्नर जी चले गए, बड़ा नुकसान हुआ ना प्यारे बच्चों। तो हम यहां पे इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं सचिन? शिफ्टिंग मेथड से। कैसे करते हैं? शिफ्टिंग मेथड से प्यारे बच्चों। ये माइक एक काम को 8 दिन में कर सकता है, कॉर्नर 22 दिन में, और ये फ्राइड जी 33 दिन में। तो 8, 22, 33 का एलसीएम क्या है? देखो 22 और 33 का पूरी दुनिया को पता है 66। 66 8 से नहीं कटता, 66 के अंदर 2 आता है, लेकिन 8 का मतलब है 2 चौक 8, तो 4 से भी गुणा होगी ना। 66 चौका आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 264, 240 और 24, है ना? 264 क्या आ गया आपका? टोटल वर्क, है ना? तो माइक 264 कुर्सी 8 दिन में बनाता है, 1 दिन में बनाएगा 33, इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? और ये कॉर्नर की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 264/22 यानी कि 12, इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, है ना? इसकी आ जाएगी फ्राइड की 8, ये तीनों की क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए, मान लीजिए कि बहुत अच्छा सवाल है, मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये वो टाइम है जो मुझे निकालना है यहां से यहां तक। इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है? 200। इस टाइम पीरियड में 264 यूनिट काम हुआ। तीनों ने, माइक, फेरेड और फ्लाइड और कॉर्नर, तीनों ने काम शुरू किया था।
माइक ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि माइक ने केवल शुरू के 4 दिन काम किया है। माइक ने केवल शुरू के 4 दिन काम किया है, उसके बाद छोड़कर चला गया। कॉनर ने काम ठीक पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि कॉनर ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया है। काम पूरा ही होने वाला था, उसके 2 दिन पहले कॉनर छोड़ के चला गया। केवल फ्राइडे ऐसा आदमी है जिसने काम शुरू होने से काम एंड होने तक फुल टाइम शिद्दत से काम किया है कि नहीं प्यारे बच्चों? कौन? फ्राइडे भाई। तो देखो हमें क्या करना होता है ऐसे सवाल में, मुझे टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। मैं टाइम को नहीं बदलूंगा, लेकिन टाइम, इस टाइम में काम करने का तरीका तो बदल सकता हूं। हमें पता है माइक केवल शुरू के 4 दिन काम करता है फिर भाग जाता है, तो माइक से 4 दिन भी काम मत कराओ, माइक को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दो। अगर माइक शुरू के 4 दिन भी काम ना करता है ना, तो कितना काम होता? माइक एक दिन में 33 कुर्सी बनाता है। कितनी? 33। अगर माइक शुरू के 4 दिन भी काम ना करता मान लीजिए, तो 33 चौका 132 कुर्सी कम बनती, 132 कुर्सी कम बनती। यानी कि मैंने माइक से शुरू के 4 दिन भी काम नहीं कराया, माइक को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दिया। भाई इस टाइम में अगर माइक मान लो काम करता ही ना शुरू के 4 दिन, तो इस टाइम के भीतर 264 की बजाय 132 कुर्सी कम बनती। फिलहाल तो पूरे टाइम काम कर ही रहा है। ये जो है कॉर्नर लास्ट के 2 दिन काम छोड़ के भाग गया। कॉर्नर भी शुरू से काम कर रहा है, लास्ट के 2 दिन नहीं किया। मान लो अगर कॉर्नर भी लास्ट के 2 दिन काम करता, अगर कॉर्नर काम छोड़ के ना जाता, अगर लास्ट के 2 दिन भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? कॉर्नर एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, अगर लास्ट के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 24। तो इसी सेम टाइम पर, इसी सेम जो है टाइम पीरियड में कितना काम होता? 264 माइनस 132, 132, 132 और 24, 156। इसी टाइम पीरियड में काम होता है 156, 156। और इस काम को करते कौन मेरे भाई? माइक को तो लात मार के भगा दिया, फ्लैड कहीं गया ही नहीं है। कॉर्नर ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया था, मैंने कॉर्नर से भी लास्ट के 2 दिन काम करवा लिया, यानी कि फ्लाइड और कॉर्नर मिलकर। यानी कि अगर फ्लाइड और कॉर्नर दोनों मिलकर स्टार्टिंग से एंड तक काम करते तो इस टाइम पीरियड में काम कितना होता है? 156। और दोनों काम करेंगे 12 जमा 8, 20 एफिशिएंसी के साथ, तो 156 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 156/20, 7.8 डेज। यानी कि पूरा काम खत्म हुआ 7.8 डेज में। कौन सा ऑप्शन है ना? बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, और बहुत बढ़िया डेटा सेट किया है ना बच्चों एग्जामिनर ने। आइए 22 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 7 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। करो। अभी रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर हुआ है ना, उसमें टाइप वायरल हुआ ये वाला है भाई। अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा दिख रहा है। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो ए प्लस बी प्लस सी क्या बनना है? 0 है भाई। ये 22 और ये माइनस का 15 और माइनस का 7, बताओ तीनों को जोड़ के क्या आएगा? 0। 22 माइनस 22 0। सब बच्चे जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc, यानी कि 3 गुणा 22 गुणा माइनस 15 गुणा माइनस 7। तो माइनस गुणा माइनस क्या आएगा? प्लस। माइनस गुणा माइनस प्लस आएगा प्यारे बच्चों, है भाई। और 2 पंजे 10, एंड में क्या आएगा? 0, यानी कि क्या आंसर है? सी। ठीक है। आओ सवाल नंबर आपके सामने 22। पी आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु है, पी ए 46, पीबी 16, पीसी 88, तो पीडी की लंबाई किसके बराबर है? भाई साहब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे मैंने तो किसी और एग्जाम में सवाल देखे नहीं रेलवे के अलावा। ये एक आयत एबीसीडी है, ठीक है ना? कौन से बताओ? ये ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम होती है। अगर आयत एबीसीडी के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट पी है, कहीं भी मान लीजिए कहीं भी कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से आप चारों कोनों को मिला दो। अगर आयत एबीसीडी के अंदर कहीं कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से आप चारों कोनों को मिला दीजिए प्यारे बच्चों। मिला दिया हमने,
तो कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट पी से आमने सामने के जो वर्टेक्स है उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर का सब, यानी कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। पॉइंट पी से आमने सामने के वर्टेक्स ए और सी, पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। इनमें आपको कोई भी 3 डिस्टेंस देगा और आपसे चौथी डिस्टेंस पूछ लेगा। ये सवाल बनता है प्यारे बच्चों। अब जैसे यहां पर पी ए की लंबाई क्या दी है 46, तो 46 का स्क्वायर प्लस पी सी क्या दिया 88, 88 स्क्वायर बराबर पीबी कितना दिया प्यारे बच्चों 16 स्क्वायर प्लस पीडी आपको निकालना है प्यारे बच्चों। बताइए, या तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे हैं या आप देखो, ये तो बड़ा आसान है यार। क्या आना चाहिए, 6 का वर्ग इधर भी है, 6 का वर्ग इधर भी है, तो इधर 8 का वर्ग 64, इधर भी 8 का वर्ग 64, या फिर 2 का वर्ग 4 मैच करना चाहिए। तो यानी कि एक ही यूनिट हो सकता है क्या, और कुछ हो ही नहीं सकता ना भाई। लेफ्ट और राइट साइड का यूनिट क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, है ना। अगर कैलकुलेशन ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहां दोनों का 6 का वर्ग 6 का वर्ग मैच हो जाएगा। तो यहां 8 का वर्ग है 64 4, तो इधर भी 4 बनना चाहिए। 0 का स्क्वायर 4 नहीं है, 6 का स्क्वायर 4 नहीं, 4 का स्क्वायर 4 नहीं, 8 का वर्ग 64 का 4 है कि नहीं। ये तरीका, अगर ये मैच नहीं होता तो हम क्या लगाते फिर डिजिटल सम, समझे ना भाई। आओ क्वेश्चन नंबर 23, एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित को संतुष्ट करता है। बताइए, एक नया ही जो है टाइप निकाला है और हर पेपर में एग्जामिनर डाल रहा है रेलवे का। यहां से एम का मान निकालना है। ये 19/10 की पावर 7, 10/19 की पावर 6 गुणा 19/10 की पावर 10 और ये 10/19 की पावर 6 प्लस 18। यहां से एम का मान निकालना है। ये क्या 10/19, कहीं 10/19 लिखा हुआ है, कहीं 19/10, तो हमें क्या करना है, सबको सेम। अब कॉन्सेप्ट जानो, मान लीजिए जैसे कोई फ्रैक्शन कोई भिन्न है a/b की पावर n है। अगर मैं a/b का उल्टा करता हूं b/a, तो b/a की पावर क्या हो जाएगा माइनस का n। ये बराबर होना चाहिए कि नहीं, बोलो। तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, ये 10/19 है ना, सब जगह 10/19 कर लेते हैं, है ना। ये 10/19 है, तो 10/19 की पावर है 6m प्लस 18। तो यहां भी हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में भी 10/19 बना लेते हैं। बेस को 10/19 बनाएंगे। अगर गुणा हो रही है तो गुणा में पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी ना, सबके बीच में गुणा, गुणा में पावर जुड़ती है। ये 19/10 था, 10/19 करेंगे तो पावर 7 से क्या हो जाएगा माइनस का 7। 10/19 है, इसकी पावर 6 गुणा में जुड़ जाएगा। 19/10 का उल्टा करेंगे 10/19, तो पावर 10 से क्या हो जाएगी माइनस का, ये क्या होना चाहिए। अब दोनों का बेस सेम कर लिया मैंने 10/19, तो पावर भी क्या होनी चाहिए बराबर। तो -7 -10 -17 और प्लस 6 -11 बराबर 6m प्लस 18, है कि नहीं। क्या गया आंसर, 18 इधर आएगा -11 और -18 -29/6। ये क्या आ गई m की वैल्यू, यही आंसर है, ठीक है ना भाई। चलो सवाल नंबर 24, ये बताइए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रेलवे एग्जाम में। रेलवे का मतलब ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना मेरे भाई। और देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी किताब है रेलवे गणित संपूर्ण मंथन, पता होगा सबसे पॉपुलर किताब यही है प्रैक्टिस के लिए। 3600 प्लस क्वेश्चन है इसमें चैप्टर वाइज। जैसे आप चैप्टर वाइज लगाओगे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज के हैं इसमें 201 सवाल प्रीवियस ईयर के, उनका रिटन सॉल्यूशन भी है, आंसर की भी, और हर एक जो किसी किताब में आपको फीचर नहीं मिलेगा। हर सवाल का क्या दे रखा है, QR कोड स्कैन करो वीडियो सॉल्यूशन है, समझे ना। मंगा सकते हो आप फ्लिपकार्ट से। -5 7 -4 -5 4 और 5, ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे, इसका एरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना बच्चों। एरिया कैसे निकालते हैं मेरे भाई, देखो मेरे पास ट्रिक है, किसी भी एक वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट 0 0 बना लो। जैसे -5 और 7 है, इसको 0 बनाने के लिए -5 में +5 करना पड़ेगा और 7 में
7 करना पड़ेगा। तो हर वर्टेक्स में यही करो, -5 + 5 0, 7 - 7। तो यहां भी -4 में 5 जोड़ूंगा 1, और -5 में ये से -7 घटाऊंगा -12। यहां 4 में ये +5 जोड़ूंगा 9, हर एक में +5 और -7 कर दो ना। 5 में ये -7 करूंगा तो माइनस का, तो मैंने हर वर्टेक्स में ट्राइंगल के सेम +5 -7 +5 -7 +5 -7 कर दिया, ठीक है ना। तो जो इस ट्राइंगल का एरिया सेम टू सेम इसी ट्राइंगल का एरिया ये भी होगा, सेम होगा एरिया। एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 कर दो। अब देखो बाहर की गुणा करेंगे, 1 दूनी ये -2, और अंदर की गुणा करेंगे 12 निम्मा 108 -108। इनका लेना है आपको डिफरेंस, है ना बच्चों। डिफरेंस लिया और उसका करना है आधा। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू का 106 हो गया, 106 बटे 2 53। क्या क्या आंसर? 53 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना बच्चों। आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 25। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। है बच्चों, बहुलक निकालना सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से है स्टैटिक्स के। बहुलक मतलब कौन सा डेटा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है ना बच्चे। जैसे 46 कितनी बार आया है? एक बार, एक ही बार है। 46 आया केवल एक बार। 53 कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार है। 48 कितनी बार है? एक बार, एक ही बार है। 55 कितनी बार है? एक बार 55, बस एक ही बार है। दो बार 55, 55 दो बार। तो सबसे ज्यादा कौन सा आया है? तो 53 क्या आ गया? बहुलक। समझे ना प्यारे बच्चों, इतना ही करना होता है। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है मेरे भाई। तो आप ये सवाल करके जाओ, गारंटी है कि इसमें से कई सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और जब फंस जाए ना सवाल, तो वापस इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि सर हाँ ठीक कहे थे, यही आया। धन्यवाद।